देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी उसको खुश रखती। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने को बोला तो कहने लगा, भाभी इसके लिए तो टैक्स लगेगा और फाइन भी जमा करवानी पड़ेगी। मैंने सोचा रात होगी तो देख लूँगी, लेकिन जैसे ही रात हुई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। जब देवर इस्त्री किए हुए कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोला, चले भाभी। अब मैंने कहा, देवर जी यह कहाँ ले जा रहे हो? मैं अपना बाजू छुड़ाते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी कोई बात न सुनी। रिंकू, भगवान से डरो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मैंने अपने देवर को अपने पति का खौफ दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पर तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक ना सुनी, वह मुझे बाजू से खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। रिंकू, छोड़ दो मुझे, तुम्हें भगवान का वास्ता है। मैं मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा सा भी रहम नहीं आया। वह मुझे खींचकर कमरे की तरफ ले जा रहा था। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा पति घर पर नहीं था और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में ढकेल दिया, दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं फटी की फटी निगाहों से देवर की तरफ देख रही थी, जो अब सुर्ख लाल आंखें लिए मेरे तरफ बढ़ रहा था। मैं फिर से रोने लगी, मुझे जाने दो प्लीज़, मैं। और फिर मेरी आवाज़ गले में ही रह गई। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद किया था। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल की ही तो बात थी जब देवर मेरे सामने नज़र झुका कर रखता था। कभी उसने आंखें उठाकर मुझे देखा भी नहीं था। और आज वह क्या करने जा रहा था मेरे साथ, यह सोचकर ही मेरी आत्मा लरज़ गई। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी मुझसे जो देवर को यहाँ तक ले आई। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था, सिवाय एक छोटे से भाई के। ना बाप, ना माँ, ना कोई बहन और ना रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था, मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी, सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था, वो ज़्यादातर बिज़ी रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे पति ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में मेरा सारा काम देवर करता था। वह सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता था। रविवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े धोता, 2 दिन बाद पूरे घर की सफाई कर देता। शाम का खाना बाहर से ले आता। वह पढ़ने में अच्छा था, इसलिए रात को अपने लिए चाय बनाता तो अपने भाई के लिए भी बना देता था। मैं यह सब सुनकर हैरान रह गई। वह सीधा साधा मासूम सा लड़का काफ़ी मेहनती था। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वह ईश्वर की दया से पल गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे चलाते हैं या मेरे 14-15 साल के भाई को अच्छे से आता है। अब तुम आ गई हो ना, तो इसका भी ख्याल रखना, इसे अपने छोटे भाई या बेटे जैसी मोहब्बत देना। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुन ली और अपने पति से कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन सच बात तो यह थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा पति अपने भाई की तारीफ किए ही जा रहा था। खैर, अगले दिन मेरी आँख देर से खुली। देखा तो मेरा पति जा चुका था। मैं बाहर आई तो देवर को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल उसकी परीक्षा हो रही थी और वह दिल लगाकर पढ़ता था। उसे देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने फ़ौरन उस पर काम करना ज़रूरी समझा। रिंकू, मैंने उसे प्यार से पुकारा। जी भाभी, उसने फ़ौरन प्यार से जवाब दिया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, उसके चेहरे पर मुझे डर भी दिखाई दिया था। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो, मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ, मुझे कराओगे ना नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप बैठो, अभी बना देता हूँ। वह खुश हो गया और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं एक अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे में वापस आ गई
और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10 से 15 मिनट बाद ही रिंकू गरम गरम नाश्ते के साथ हाजिर था। मेरी भूख एकदम से ही बढ़ गई थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने तारीफ करते हुए कहा, भाभी आप पहले खाकर देखें फिर बताइएगा यह पराठा कैसा बना है, और आमलेट भी। उसके चेहरे पर मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंस दी। वह चला गया और मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर से सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ भी बनाने का दिल नहीं था। मैं कुछ सोचती हुई कमरे से निकली और रिंकू के कमरे की तरफ बढ़ी। वह पढ़ रहा था। मैंने कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करना, लंच भी तुम ही बनाना। मटर पनीर बना लेना। तुम्हारा भाई भी बड़े शौक से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथों का मटर पनीर चख लूँगी। उसके बाद तो सारा काम मुझे ही करना है। यह बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी सी उभरी थी। भाभी, वह दरअसल मेरा कल पेपर है। खैर चले, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वह मेरी बात नहीं टाल सकता था, और वैसे भी उसे पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाना था। उसे मटर पनीर बोलकर मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई थी सफाई मेरे देवर की कमज़ोरी थी। वह घर को गंदा नहीं देख सकता था, और फिर मेरी यही रूटीन चल निकली। कभी मेरे पति देव बिना नाश्ता किए चले जाते तो कभी मैं उन्हें नाश्ता बनाकर दे देती, लेकिन ज़्यादातर मेरा देवर ही उन्हें नाश्ता देता था। उनके मैट्रिक के पेपर भी हो गए थे। अब वह फ्री होता था तो सारा घर का काम भी कर देता था, क्योंकि मैं तो नाश्ते के बाद फ़ौरन सो जाती और उठकर अपने कमरे की सफाई कर लेती थी। शाम का खाना भी देवर बनाता था और पति देव के आने पर मैं रोटी बना लेती, और चाय भी, जिससे मेरे पति को लगता सारा काम मैं करती हूँ। हफ्ते बाद कपड़े मेरा देवर धो देता था। वह खामोशी से सारे काम कर लेता था। मेरा देवर अब कॉलेज जाने लगा था। उसका कद काट अब लंबा हो गया था, लेकिन अब भी मैं उससे काम करवाती थी। उसे कहने की ज़रूरत ना पड़ती थी। अब वह अक्सर देर से घर आता था। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा कि कल मेरी फ़ीस जमा करनी है। आप रात को भाई से बात कर लेना, मैं ज़रा देर से घर आऊँगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें चढ़ गई कि अब इसे पैसे देने पड़ेंगे। कॉलेज की फ़ीस कम से कम 1 लाख तो होगी ना, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा पति फिजूल में इतने पैसे अपने भाई को दे। इसलिए मैंने शाम को अपने पति को बताया ही नहीं, और सुबह हुई तो देवर ने फ़ीस का पूछा। मैंने झूठ बोल दिया और कहा कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि हाथ अभी तंग चल रहा है, इसलिए पैसे का इंतज़ाम नहीं हो सकता। यह सुनकर देवर परेशान हो गया। उसका मुंह लटक गया। वह खामोशी से चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया और उसके बाद देवर से दोबारा अपने भाई से कोई बात न की। वक्त गुजरता गया। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई, और देवर भी। अलबत्ता अभी भी जिस वक्त मुझे देवर खाली मिलता, मैं उसे काम पर लगा देती। मुझे शुरू से ही काम करने की आदत नहीं थी, बल्कि यूँ कह ले कि मैं एक कमचोर थी। मैंने सोचा था ससुराल जाकर एक नौकरानी रख लूँगी, लेकिन यहाँ मुझे मुफ्त में काम करने वाला देवर मिल गया था, इसलिए नौकरानी की अब भला क्या ज़रूरत थी। जिस दिन मेरे पति घर पर होते तो मैं तबीयत खराब होने का बहाना बना देती, और पति देव उस दिन खाना बाहर से ले आते। मैं बिल्कुल वैसी ज़िंदगी जी रही थी जैसी मैं चाहती थी। मेरा देवर अब रात को 10 से 11 बजे वापस आता था, और सुबह जब मैं उठती तो किचन साफ़ सुथरा होता, क्योंकि रात को देवर सारे बर्तन धोकर और किचन साफ़ करते सोता था। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे पति ने देवर से पूछ ही लिया कि तुम रात देर तक कहाँ रहते हो। उस पर देवर ने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। देवर ने सपाट से अंदाज में जवाब दिया और चला गया। पहले तो मैं डर गई कि कहीं देवर फीस का जिक्र ना कर दे, क्योंकि देवर के नाम पर मैं अक्सर अपने पति से पैसे लेती थी। वक्त गुजरता गया। देवर बड़ा हो चुका था। वह किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया, और वह 2 महीने मैंने किस मुश्किल से गुजारी थी यह मैं ही जानती थी। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता ही नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए थे।
देवर अपने घर को जाने कैसे संभाल रखा था। हर चीज़ परफेक्ट होती थी, हर जगह बर्तन बिखरे रहते थे। वक्त यूं ही पर लगातार उड़ गया। देवर लंबे समय के लिए घर से गायब हो गया। कभी कभार देवर से फ़ोन पर बात हो जाती तो कहता, भाभी दोस्त के साथ दिल्ली में रहता हूँ, पढ़ाई जैसे ही खत्म होगी वापस आ जाऊँगा। 5 साल बीत गए। पति कभी कभार उससे जाकर मिल आता था और फिर एक दिन देवर वापस आ गया। मैं पहली बार उसके आने पर खुश हुई थी। मैंने उसकी खूब अभगत की, अच्छा खाना खिलाया और उसका हर तरह से ख्याल रखा। देवर भी बहुत खुश नज़र आ रहा था। वह पहले से काफ़ी निखर गया था। शाम हुई तो मैंने देखा देवर अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के सारे कपड़े इस्त्री कर दो। देवर ने यह बात सुनी और कहा कि भाभी इस काम के लिए तो आज टैक्स लगेगा और फाइन भी जमा करवानी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं टैक्स चुका दूंगी। देवर ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यह मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। शाम होते ही देवर मेरे कमरे में आया और कहा कि चले भाभी फ़ाइन जमा करवाने। वह काफ़ी गंभीर था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि किस फ़ाइन की बात कर रहा था। देवर जी कौन सी फ़ाइन, मैंने होते हुए पूछा। या तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा। देवर ने उसे गंभीरता से जवाब दिया, अगर यह मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, मैंने लापरवाह अंदाज में कहा और अपना बैग उठाती कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन देवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरा बाजू थाम लिया। मुझे तो जैसे करंट सा लगा था। जिस देवर ने कभी मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, उसने आज मुझे छुआ था और यह बहुत बड़ी बात है। यह क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मेरा बाजू, मैंने गुस्सा करते हुए कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे चीख कर कमरे की तरफ ले जाने लगा। मैं डर गई थी और अब उसे कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ हो जाएगा अगर उसने तुम्हें मुझसे बदतमीजी करते हुए देख लिया। पर उसने मेरी एक न सुनी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया और एक ज़ोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा। यह थप्पड़ इसलिए कि आपने भाई को हमेशा धोखा दिया। वह गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई थी। फिर उसने एक फ़ाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी। आप जो गवर्नमेंट से छुप छुप कर बिजनेस कर रही हैं, उसकी सारी जानकारी है इस फाइल में। आपके जिसमें जितना भी टैक्स है वह आपको चुकाना होगा। वह क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ न आया। और यह देखिए, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। जानता हूँ आप जायज़ बिजनेस कर रही हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रही हैं। इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से पूरा पूरा टैक्स चुका दो। उसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। वो वाकई ऑफिसर बन चुका था। इतने लंबे टाइम से वह घर से इसलिए गायब था क्योंकि वह ट्रेनिंग पर गया हुआ था और इस फाइल में वह सारा हिसाब किताब था। जो आपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए वह सारे आपको आज मुझे चुकाने होंगे। मैं खाली खाली नज़रों से देवर को देख रही थी, जाने उसे कैसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था। हालांकि मैंने बहुत राजदारी से सारा काम किया था। जानती है, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते। पर आपने क्या किया, आपने मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू आ गए और मेरा सर झुक गया। मैं जानता था अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफ़रत करेंगी, भाई को मेरे खिलाफ भड़काएंगी, इसलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। यह कैसा आईना दिखा रहा था वह आज मुझे। मैं तो जैसे ज़मीन में गड़ गई थी। आप चाहती तो नौकरानी रख लेती, पर नहीं, आपको मुफ्त में सब मिल रहा था। खैर, यह वक्त इन बातों का नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने यह फाइल मुझे दी है। आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैंने उससे मिन्नतें की, मैं आपको मना करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो
और यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रो दी। जाने क्यों मैं पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था। मैंने अपनी दोस्त के कहने पर पति से छिपकर एक बिजनेस शुरू कर लिया था, जिसमें मैं नंबर 2 तरीके से माल का लेन देन करती थी और इस तरह गवर्नमेंट का सारा टैक्स हड़प जाती थी। लेकिन जानती थी यह गलत काम था, पर लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब वक्त यही था कि मैं पूरा चुका दूं और अपने देवर से भी माफ़ी मांग लेती और सारे पैसे उसे दे देती। मैंने ऐसा ही किया। सारा हड़पा हुआ टैक्स का पैसा इनकम टैक्स वालों को दे दिया। देवर से माफ़ी मांगी। देवर का यह एहसान काफ़ी था। उसने पति के सामने मेरी इज्जत रखी थी और फिर उस दिन से मैं सुधर गई। पैसा तो आनी जानी चीज़ थी, असल चीज़ तो रिश्ते थे जो मैं अब खोना नहीं चाहती थी, ना पति को ना अपने भाई जैसा देवर को। धन्यवाद दोस्तों।